ठीक है, शुक्रिया। तुम बाकी रकम का चेक तैयार रखो, टाइगर ने उठते हुए कहा। ओके, एंथोनी ने मसरत भरे लहजे में कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ उसके ऑफिस से बाहर आ गया और फिर उसकी कार तेजी से वापस अपने रिहायशी होटल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो दरअसल होटल में अपने कमरे में बैठकर इस सिलसिले में कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाना चाहता था और उसके कमरे के अलावा उसके पास और कोई ऐसी जगह ना थी जहां बैठकर वो बगैर किसी डिस्टरबेंस के कोई लाइन ऑफ एक्शन सोच सकता। थोड़ी देर बाद अपने रिहायशी कमरे में पहुंचकर उसने रूम सर्विस को फोन करके उसे हॉट कॉफी पहुंचाने का कहा और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसका एक दोस्त वजारत साइंस में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था और उसका काम ही पाकिस्तान में मौजूद साइंसदानों के बारे में था, इसलिए उसे यकीन था कि अगर डॉक्टर अब्दुल रशीद का ताल्लुक हुकूमती साइंसदानों से है तो उसका दोस्त उसे बता देगा। और फिर चंद लम्हों बाद जब उसके फोन का राब्ता उसके दोस्त जॉइंट सेक्रेटरी बशारत अहमद से कराया गया तो बशारत अहमद की पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। यस, कौन बात कर रहा है? पर्सनल सेक्रेटरी ने अपने मखसूस अंदाज में पूछा। टाइगर बोल रहा हूँ, बशारत साहब से बात कराएं, टाइगर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया, क्योंकि पर्सनल सेक्रेटरी जानती थी कि टाइगर साहब का दोस्त है। हेलो, बशारत अहमद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद बशारत अहमद की भारी सी आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। ओ, इस वक्त यहाँ दफ्तर के औकात में क्यों फोन किया है? कोई खास बात है? दूसरी तरफ से कदरे हैरत भरे लहजे में कहा गया। दफ्तर का ही काम था, इसलिए दफ्तर के औकात में ही फोन करना था, टाइगर ने जवाब दिया। अच्छा, क्या काम है? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। एक साइंसदान है, डॉक्टर अब्दुल रशीद। पहले वह एक्रीमिया में किसी रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते रहे हैं, फिर ये पाकिस्तान आ गए और इन्हें यहाँ आए हुए 10-12 साल हो गए हैं। इनसे मैंने एक अहम मामले में मुलाकात करनी थी, लेकिन ना ही मुझे इनका फोन नंबर मालूम है और ना ही मौजूदा एड्रेस, इसलिए तुम्हें फोन किया है कि तुम इस मामले में मेरी मदद करो, टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। ये नाम मेरे जहन में तो नहीं है, अलबत्ता रिकॉर्ड देखकर हतमी तौर पर मालूम किया जा सकता है, बशारत अहमद ने जवाब दिया। कितनी देर लगेगी? टाइगर ने पूछा। सिर्फ निस्फ घंटा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं निस्फ घंटे बाद दोबारा फोन करूंगा, बेहद शुक्रिया, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर उसने उठकर अलमारी खोलकर उसमें रखी हुई ताज़ा तरीन फोन डायरेक्टरीज उठाई और कुर्सी पर बैठकर उसने डायरेक्टरी में से डॉक्टर अब्दुल रशीद का फोन नंबर ट्रेस करना शुरू कर दिया। डायरेक्टरी से 2 डॉक्टर अब्दुल रशीद के नाम सामने आए, लेकिन ये दोनों मेडिकल के डॉक्टर थे, उनमें से कोई साइंसदान ना था। टाइगर ने डायरेक्टरी बंद की और फिर उसे वापस अलमारी में रखकर वो दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया और फिर जब निस्फ घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर गया तो उसने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर उठाया और बशारत अहमद का नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद राब्ता कायम हो गया। क्या मालूम हुआ है बशारत अहमद साहब? टाइगर ने पूछा। सॉरी टाइगर, इस नाम का कोई साइंसदान हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, बशारत अहमद ने जवाब देते हुए कहा। अच्छी तरह चेक कर लिया है, कहीं टाल तो नहीं रहे? टाइगर ने कहा। अरे नहीं, तुम्हें कैसे टाला जा सकता है? मैंने रिकॉर्ड के अलावा कंप्यूटर से भी चेक किया है। अब एक ही सूरत हो सकती है कि ये साहब किसी टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी में हो तो इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, बशारत अहमद ने जवाब दिया। टॉप सीक्रेट का रिकॉर्ड किसके पास होता है? टाइगर ने पूछा। बहुत बड़े साइंसदान हैं, सर दावर, उनके पास। वो टॉप सीक्रेट लेबोरेटरियों के इंचार्ज हैं, लेकिन हम उनसे पूछ नहीं सकते, बशारत अहमद ने कहा। ओके, ठीक है, इतना कुछ करने का भी बेहद शुक्रिया, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे सरदावर के फोन नंबर का इल्म था, लेकिन टाइगर को बराह रास्त उनसे बात करने की हिम्मत ना हो रही थी और इमरान को इस मामले में डाला ना जा सकता था, क्योंकि ये कोई ऐसा मामला ना था जिससे इमरान को कोई दिलचस्पी हो। आखिरकार उसने काफी देर तक सोचने के बाद सरदावर से बात करने का फैसला कर लिया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके पास सरदावर का बराह रास्त खुसूसी नंबर था जो उसे इमरान ने दिया हुआ था। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सरदावर की मखसूस भारी और संजीदा आवाज सुनाई दी। जनाब, मेरा नाम टाइगर है और मैं इमरान साहब का शागिर्द हूँ, टाइगर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ, मुझे मालूम है, कैसे फोन किया है? सरदावर ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। जनाब, आज से 10-12 साल पहले एक्रीमिया से एक साइंसदान पाकिस्तान वापस आए थे और उनका नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद है। एक जरूरी मामले में उनसे बात करनी है, लेकिन वो कहीं ट्रेस नहीं हो रहे। आप कोई मदद कर सकेंगे जनाब? टाइगर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम क्यों ट्रेस कर रहे हो उन्हें? क्या बात है? सरदावर का लहजा सर्द हो गया था।
मैंने सुना है कि वो तबैयात के डॉक्टर हैं और मैंने एक अहम साइंसी मामले में उनसे बात करनी है जनाब। मेरे जहन में जो आइडिया है, मुझे मालूम हुआ है कि वो एक्रीमिया में उस पर खुसूसी तौर पर काम करते रहे हैं। टाइगर ने जवाब दिया। वो जिंदा तो है लेकिन मुर्दा के बराबर है। 10-12 साल पहले वो एक्रीमिया से वापस आए थे, फिर उनका जहनी तवाजुन खराब हो गया और अब मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मेरी उनसे मुलाकात सरराह 2 साल पहले हुई थी, लेकिन वो उस वक्त जहनी तौर पर इंतहाई अबतर हालत में थे। सरदावर ने कहा, ओ अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। टाइगर ने कहा और रिसीवर रखकर वो कुछ देर बैठा सोचता रहा। फिर उसने फोन डायरेक्टरी की मदद से दारुल हुकूमत के तमाम ऐसे अस्पतालों के नंबर्स और नाम अलहदा नोट किए जहां नफ्सियाती मरीजों के इलाज के वार्ड थे, और उनके साथ ही पागल खाने और प्राइवेट तौर पर बने हुए फाउंटेन हाउसेस के नंबर भी नोट कर लिए। इसके बाद टाइगर ने बारी बारी सबसे डॉक्टर अब्दुल रशीद के बारे में मालूमात हासिल की, उसका हुलिया भी बता दिया, लेकिन सब जगहों से ऐसे किसी आदमी के बारे में जब कोई इत्तला ना मिली तो उसने रिसीवर रख दिया। ये तो अजीब टेढ़ी खीर बनती जा रही है, अब क्या करूं? टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा, और फिर अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसे ख्याल आ गया था कि कहीं डॉक्टर अब्दुल रशीद जहनी अबतरी के बास दारुल हुकूमत से कहीं बाहर चला गया हो। इस लिहाज से वो उसे यहाँ कैसे तलाश कर सकता है? बहरहाल उसने काफी देर बाद ये फैसला किया कि हो सकता है कि वो जहनी अबतरी की हालत में सड़कों पर फिरता हुआ उसे मिल जाए। चुनांचे उसने उन्हें पूरे दारुल हुकूमत में घूम फिर कर तलाश करने का फैसला कर लिया। इसके सिवा उसके पास अब और कोई चारा भी न था। वो उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसकी जेब से सीटी की हल्की सी आवाज सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ट्रांसमीटर पर कॉल उसे ज्यादातर इमरान ही किया करता था। टाइगर ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान की आवाज सुनाई दी। यस बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। टाइगर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुमने सरदावर को फोन करके डॉक्टर अब्दुल रशीद के बारे में मालूमात हासिल की हैं, ओवर। इमरान ने कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट पहले उसने सरदावर से बात की थी और इमरान को इसका पता भी चल गया। यस बॉस, ओवर। टाइगर ने कहा, तुम क्यों उन्हें तलाश कर रहे हो, ओवर। इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो टाइगर ने एंथोनी से मिलने और उसकी तरफ से होने वाली पेशकश की तफसील बता दी। वो इमरान से तो कोई गलत बात न कर सकता था। ओके, तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओ अभी इसी वक्त, फिर तुमसे तफसीली बात होगी, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में रख लिया। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था। वो डॉक्टर अब्दुल रशीद से मिलकर वापस आया था और यहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहले सरदावर से बात करने का फैसला किया था। वो सरदावर से डॉक्टर अब्दुल रशीद के बारे में तफसील से बात करना चाहता था, क्योंकि उसने नोट कर लिया था कि डॉक्टर अब्दुल रशीद का जहनी तवाजुन दुरुस्त है। बस उसने अपने आप को दुनिया से लाताल्लुक कर लिया है, क्योंकि उसके जहन में अपनी बेटी नादिया की वापसी की बात जैसे नक्श होकर रह गई थी और वो रोजाना रेलवे स्टेशन पहुंच जाया करता था। डॉक्टर अब्दुल रशीद की हालत देखकर इमरान को दिली रंज पहुंचा था। उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो आज तक डॉक्टर अब्दुल रशीद के बारे में क्यों मुत्तला ना हो सका। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सरदावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बज़बानी खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने सलाम करने के बाद अपने मखसूस अंदाज में तारुफ कराते हुए कहा, क्या तुम भी डॉक्टर अब्दुल रशीद के बारे में बात करना चाहते हो? दूसरी तरफ से सरदावर ने सलाम का जवाब देने के बाद कहा तो इमरान वाकई कुर्सी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हकीकी हैरत के तासुरात थे। पहले किसने आपसे इस बारे में बात की है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे शागिर्द टाइगर ने अभी कुछ देर पहले मुझे फोन करके इसके बारे में पूछा था। अब तुम्हारा फोन आ गया है, सरदावर ने कहा। तो आप डॉक्टर अब्दुल रशीद को जानते हैं? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। इस हद तक कि वो एक्रीमिया से पुरअसरार हालत में वापस आए थे और फिर गायब हो गए। अलबत्ता 2 साल पहले एक बाजार में अचानक सरराह उनसे मुलाकात हो गई तो मुझे ये देखकर बेहद अफसोस हुआ कि उनका जहनी तवाजुन दुरुस्त ना था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो न जाने क्या कहते हुए भीड़ में गायब हो गए। उसके बाद उनसे मुलाकात ना हो सकी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया है कि पहले तुम्हारे शागिर्द ने उनके बारे में पूछा है और अब जिस अंदाज में तुम मेरी बात पर चौंके हो उससे यही जाहिर होता है कि तुम भी उनके बारे में बात करना चाहते थे, सरदावर ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो इमरान ने डॉक्टर अब्दुल रशीद से अचानक होने वाली मुलाकात और फिर उनके हालात ज़ार के बारे में तफसील बता दी। मुझे तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई है कि उनका जहनी तवाजुन दुरुस्त है और उनका पता भी मालूम हो गया है।
अब उनके लिए हुकूमती सतह पर कुछ किया जा सकता है ताकि उनकी आइंदा जिंदगी बेहतर अंदाज में बसर हो सके। लेकिन तुम्हारा शागिर्द टाइगर क्यों पूछ रहा था? उसका इस मामले में क्या ताल्लुक हो सकता है? सरदावर ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं उससे पूछूंगा कि उसने क्यों ऐसा किया है। लेकिन सरदावर, मुझे आपसे इस बात की शिकायत है कि एक बड़ा साइंसदान इस हालत में है और आप उससे बेखबर हैं। क्या डॉक्टर अब्दुल रशीद ने एक्रीमिया से यहाँ आकर आपसे रब्ता नहीं किया था, जबकि मुझे उन्होंने बताया है कि उन्होंने हुकूमत के सामने अपने उस आइडिया को रखा था जिस पर वो एक्रीमिया में काम करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई दिलचस्पी ना ली। अगर ऐसा भी था तब भी उन्हें बहरहाल कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया जा सकता था। उनकी काबिलियत से पाकिस्तान को जिस अंदाज में महरूम रखा गया है वो इंतहाई गफलत के मुतरादिफ है। इमरान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हारा गुस्सा बजा है। मुझे याद है कि जब वो एक्रीमिया से वापस आए थे तो उन्होंने अपना फार्मूला हुकूमत को पेश किया था, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी मशीनरी ही मौजूद न थी और न ही हासिल की जा सकती थी जिसके जरिए इस फार्मूले पर काम किया जा सकता। इसलिए हम मजबूर थे। मैंने उन्हें इस बारे में बता दिया, लेकिन फिर उन्होंने रब्ता ही नहीं किया। मैंने जाती तौर पर उन्हें तलाश करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका और हम यही समझे कि वो हतमी तौर पर जहनी अदम तवाजुन का शिकार हो चुके हैं और फिर उनके बारे में कुछ मालूम ना हो सका। सरदावर ने तफसील से बात करते हुए कहा, आपकी बात बजा है। बहरहाल अब उनके बारे में हमें कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो मुस्तकिल इसी हालत में रहें। न जाने उनकी बेटी के साथ क्या हुआ कि वो आज तक अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। इमरान ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है, तुम्हें उन्होंने क्या बताया है इस बारे में? सरदावर ने कहा, उन्होंने मुझे बताया है कि जब पाकिस्तानी हुक्काम ने उनके फार्मूले पर तवज्जो ना दी तो उन्होंने अपनी छोटी सी रिहाइशगाह के नीचे तहखाने में लेबॉर्ट्री बना ली। फिर एक रोज उस लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया गया। उन्हें होश अस्पताल में आया और वहां उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी को हिफाजत की गर्ज से एक्रीमिया भिजवा दिया गया है। इमरान ने कहा, अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था? सरदावर ने कहा, ओके, मैं मालूम कर लूंगा। इमरान ने कहा, इमरान बेटे, डॉक्टर अब्दुल रशीद के बारे में मुझे ज़ाती तौर पर भी बेहद अफसोस है और तुम उनकी खिदमत के बारे में जो भी और जैसे भी कहोगे मैं यकीनन उस पर अमल करूंगा। सरदावर ने कहा, बहुत शुक्रिया सरदावर। अभी तो उनका जहन पूरी तरह यकसू नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला की रहमत पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर आपसे मशवरा करूंगा कि उनसे क्या काम लिया जा सकता है। अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज के अल्फाज सुनकर उसने रिसीवर रखा और उठकर अलमारी में से ट्रांसमीटर निकालकर उसने उसे मेज पर रखा और फिर उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने उसे कॉल किया और फिर उसकी बात सुनकर उसने उसे फ्लैट पर आने का कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। टाइगर ने उसे जो कुछ बताया था उस पर वो बेख्तियार चौंक पड़ा था कि कोई पार्टी डॉक्टर अब्दुल रशीद को ट्रेस करा रही है। इसका मतलब है कि डॉक्टर अब्दुल रशीद को तलाश किया जा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद टाइगर पहुंच गया। सुलेमान चूंकि इन दिनों अपने किसी जाती काम की वजह से गांव गया हुआ था, इसलिए दरवाजा इमरान ने ही खोला था। हाँ, अब बताओ, तुमसे किसने डॉक्टर अब्दुल रशीद को ट्रेस करने के लिए कहा है? इमरान ने बैठने के बाद पूछा तो टाइगर ने एंथोनी से होने वाली मुलाकात के बारे में पूरी तफसील बता दी और फिर ये भी बता दिया कि उसने वजारत साइंस के जॉइंट सेक्रेटरी बशारत अहमद के जरिए मालूमात हासिल करने की कोशिश भी की और फ़ोन डायरेक्टरी के जरिए भी ट्रेस किया और फिर सरदावर से फ़ोन पर बात की। उस एंथोनी से मालूमात हासिल करो कि किस पार्टी ने उसको टास्क दिया है, ये बेहद ज़रूरी है। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं मालूम कर लूँगा। टाइगर ने बाएतमाद लहजे में कहा तो इमरान ने उसे डॉक्टर अब्दुल रशीद से होने वाली मुलाकात से लेकर उनके बारे में तमाम तफसील बता दी। बॉस, उस एंथोनी ने बताया है कि जिस फार्मूले पर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब काम कर रहे थे उनमें कोई रुकावट आ गई है, इसलिए उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। टाइगर ने कहा, उसने गलत बयानी की है या उससे गलत बयानी कराई गई है। एक्रीमिया में हज़ारों फार्मूलों पर काम होता रहता है, लेकिन इतना तवील अरसा किसी फार्मूले पर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब को एक्रीमिया से आए हुए 10-12 साल हो गए हैं और अगर एंथोनी की बात पर यकीन कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि गुज़िश्ता 10-12 सालों से इस आइडिया पर काम भी होता रहा है और कोई रुकावट भी पेश नहीं आई। अब आकर रुकावट पेश आई है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मसला कुछ और होगा। इमरान ने कहा, ठीक है बॉस, मैं मालूम कर लूँगा। टाइगर ने उठते हुए कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने एक इंतहाई अहम मिशन पर भी रवाना होना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द डॉक्टर अब्दुल रशीद के मामले को सेट कर लूँ। इमरान ने कहा, मैं 1 घंटे बाद आपको तफसील बताने हाजिर हो जाऊँगा। टाइगर ने कहा, अगर कहो तो जवानों को तुम्हारे साथ भिजवा दूँ। इमरान ने कहा, नहीं बॉस,
ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसकी गर्दन दबाकर भी असल बात मालूम कर लूंगा। टाइगर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और टाइगर सर हिलाता हुआ मुड़ा और फिर थोड़ी देर बाद इमरान को बैरूनी दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी तो उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही मखसूस आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, ब्लैक जीरो। इमरान ने कहा। ओ इमरान साहब, आपने तो अब दानिश मंजिल का चक्कर लगाना ही छोड़ दिया है। ब्लैक जीरो ने इस बार अपनी असल आवाज में बात करते हुए कहा। मैं दानिश मंजिल ही आ रहा था कि रास्ते में एक बड़े दानिश्वर से मुलाकात हो गई और इतना तो तुम भी जानते हो कि इंसान और वो भी दानिश्वर बहरहाल अहमियत रखता है। इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, वो कौन सा दानिश्वर है जिसकी आप इस कदर तारीफ कर रहे हैं? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने उसे डॉक्टर अब्दुल रशीद के बारे में तफसील बता दी। ओ, उनके साथ तो वाकई बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन इमरान साहब, ये मामला तो शायद खासा तवील हो जाए। आपने उस ब्लैक हेड के मिशन पर भी काम करना था जिसको रोकने के लिए आप पर 2 बार कातिलाना हमले भी हुए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये हमले बढ़ते जाएं। ब्लैक जीरो ने कहा। मुझे इसका एहसास है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अहम मामला है। मैं उसे भी दरमियान में छोड़कर नहीं जा सकता। अलबत्ता तुम एक काम करो कि तुम सफदर और कैप्टन शकील को विलिंगटन भिजवा दो ताकि वो ये मालूम कर सके कि ब्लैक हेड लेबोरेटरी के लिए किस टाइप के हिफाजती इकदाम किए गए हैं, ताकि जब भी टीम यहाँ से जाए तो उसे वहाँ इस मामले की वजह से रुकना ना पड़े। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो इमरान उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? इमरान ने दरवाजा खोलने से पहले अपनी आदत के मुताबिक ऊंची आवाज में पूछा। टाइगर हूँ बॉस। बाहर से टाइगर की हल्की सी आवाज सुनाई दी तो इमरान ने दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बार फिर सिटिंग रूम में बैठे हुए थे। क्या मालूम हुआ है? इमरान ने पूछा। बॉस, एंथोनी ने बताया है कि यह काम उसे एक्रीमिया की एक खुफिया प्राइवेट एजेंसी रेड रॉड ने दिया है। उसने बताया है कि रेड रॉड एक्रीमिया की बड़ी मजबूत और वसी नेटवर्क रखने वाली तंजीम है। इसका चीफ रॉबर्ट हॉक है, जिसे आमतौर पर मास्टर हॉक कहा जाता है। मास्टर हॉक एंथोनी के एक दोस्त का दोस्त है और एंथोनी जब एक्रीमिया गया था तो उसके दोस्त ने उसे मास्टर हॉक से मिलवाया था और मास्टर हॉक ने उसे कहा था कि उसकी एजेंसी अक्सर पाकिस्तान में काम कराती रहती है और मुआवजा भी बड़ा अच्छा दिया जाता है। तो एंथोनी ने उससे कहा कि वो एक बार उसे भी आजमा कर देखे और अब ये काम मास्टर हॉक ने पहली बार उसे दिया है। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। कहाँ रहता है ये मास्टर हॉक? इमरान ने कहा। एंथोनी ने बताया है कि नाराक में हॉक नाम का एक क्लब मौजूद है, हॉन्गटन एवेन्यू पर। मास्टर हॉक इसका मालिक और जनरल मैनेजर है और यही क्लब इस तंजीम का हेडक्वार्टर है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम आज रात एक्रीमिया रवाना हो जाओ और उस मास्टर हॉक से मालूमात हासिल करो कि वो क्यों इतनी भारी रकम खर्च करके डॉक्टर अब्दुल रशीद को ट्रेस करा रहा है। इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने उठते हुए कहा और फिर सलाम करके वापस मुड़ गया। तो इमरान ने उठकर उसके उकब में मेन दरवाजा बंद किया और वापस सिटिंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। इसराइल के सदर अपने ऑफिस में बैठे एक फाइल के मुताले में मसरूफ थे। ये फाइल इसराइल की कौमी सलामती के मुशीर कर्नल रेनार्ड ने भिजवाई थी और इस फाइल का ताल्लुक एक्रीमिया की खुफिया एजेंसी एंजल्स से था, जिसको कोड में सुपर 3 कहा जाता था और जिसका इंचार्ज कर्नल लॉर्ड था। इसराइल के सदर ब्लैक हेड लेबोरेटरी को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कर्नल रेनार्ड से मशवरा किया था और कर्नल रेनार्ड ने इस सिलसिले में सुपर 3 की सिफारिश की थी, जिस पर सदर साहब ने उसे कहा कि वो पहले उसकी फाइल उन्हें भिजवाए और उसे पढ़कर वो इस बारे में फैसला करेंगे। चुनांचे कर्नल रेनार्ड ने फाइल भिजवा दी थी और इस वक्त सदर बैठे वही फाइल पढ़ रहे थे। फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने रिसीवर उठाकर अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि कर्नल रेनार्ड को ऑफिस भिजवाया जाए और फिर कुछ देर बाद उन्हें कर्नल रेनार्ड की आमद की इत्तला दी गई तो उन्होंने उसे ऑफिस में कॉल कर लिया। दस्तक देकर कर्नल रेनार्ड अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बाकायदा फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। बैठे कर्नल, सदर ने कहा। तो कर्नल रेनार्ड मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गया। मैंने सुपर 3 की फाइल पढ़ ली है। ये एजेंसी वाकई वैसी ही है जैसे आपने बताई थी, उस पर एतमाद किया जा सकता है, सदर ने कहा। तो कर्नल रेनार्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। यस सर, और ये यकीनन आपके एतमाद पर हर तरह से पूरा उतरेगी, कर्नल रेनार्ड ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं कर्नल लॉर्ड से मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि उनसे तफसील से बात हो सके, सदर ने कहा। सर,
मैंने उनसे बात की है। वो खुद चूंकि कट्टर यहूदी हैं और यहूदी कास्ट के लिए अपनी जान तक देने पर हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर इस मिशन पर काम करने के लिए हामी भर ली। और चूंकि मुझे यकीन था कि आप इस एजेंसी पर एतमाद करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें आपसे मुलाकात के लिए इसराइल बुलाया है। और जनाब, वो इस वक्त मेरी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें साथ ले आता हूँ। कर्नल रिनार्ड ने कहा, ओ गुड, आप वाकई बेहद दूर अंदेश आदमी हैं। गुड शो। इन्हें जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके ले आए, ताकि जल्द अज जल्द ये मिशन उनके जिम्मे लगाया जा सके और मुझे इत्मीनान हो सके। सदर ने कहा, यस सर। कर्नल रिनार्ड ने कहा और उठकर उसने एक बार फिर फौजी अंदाज में सैल्यूट किया और फिर मुड़कर ऑफिस से बाहर चला गया। तो सदर ने एक और फाइल उठाई और उसे पढ़ने में मसरूफ हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद उन्हें इत्तला दी गई कि कर्नल रिनार्ड और कर्नल लॉर्ज उनसे मुलाकात के लिए हाजिर हो चुके हैं। तो उन्होंने इन्हें ऑफिस भिजवाने का कह दिया और सामने मौजूद फाइल को बंद करके उन्होंने उठाकर एक तरफ रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खोलकर पहले कर्नल रिनार्ड अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म की मालिक उद्दड़ उमर बावकार शख्सियत अंदर दाखिल हुई और सदर उसे देखते ही समझ गए कि वो कर्नल लॉर्ज हैं, सुपर 3 एजेंसी के चीफ, क्योंकि वो फाइल में उनकी तस्वीर देख चुके थे। दोनों कर्नल्स ने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। बैठें, सदर ने कहा। तो कर्नल रिनार्ड ने एक साइड पर मौजूद कुर्सी उठाकर मेज के साथ पड़ी हुई इकलौती कुर्सी के साथ रखी और फिर कर्नल लॉर्ज को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गए।